जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम हमदानी साहब। आपके ज़रिए ख़यालात को सुनना ही हम अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बता दूं कि इस प्रोग्राम को हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें पहला ये टॉपिक सब टॉपिक ये रहेगा कि मनशियात क्या होती हैं। इसमें मोहतरमा स्पीकर जो है कुछ डेफिनेशंस और जो भी इनका अपना ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में उसके बारे में डिस्कस होगा। दूसरा सब टॉपिक जो है वो मनशियात की अक़साम के बारे में होगा, उस पर रोशनी डाली जाएगी। और तीसरा जो बहुत ही अहम टॉपिक है वो सब टॉपिक जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मनशियात इस्तेमाल करने वालों के एदाद व शुमार, इसमें थोड़ा डेटा एनालिसिस होगा। और चौथा सब टॉपिक हमारा मनशियात के जिस्मानी और जहनी सेहत पर क्या असरात होते हैं, इस पे गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह। और लास्ट पे माशरे को मनशियात से पाक बनाने के लिए फैमिली और इंडिविजुअल का फैमिली फर्द का क्या रोल है, इस पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के इख्तिताम में क्वेश्चन आंसर ओपन सेशन ओपन किया जाएगा, जिसमें सामीन को हम ऊपर लाएंगे जिसको सिलेक्ट करके और वो अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ ज़िम्नन बता दूं कि इसमें चूंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन है और मोहतरमा स्पीकर से भी हमने इस बारे में डिस्कस किया है। लैंग्वेज जो है वो बहुत इंग्लिश और उर्दू का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इंटरेक्टिव थोड़ा और सेशन अट्रैक्टिव रहे हमारे लिए। तो आप में सामीन में और मोहतरमा स्पीकर में ज़्यादा देर हाइल ना होते हुए मैं बहुत ही मोहतबाना गुजारिश करूँगा मैडम से कि वो आके अपने ख्याल सामीन को मुस्तफ़ीद करें। मोहतरमा निकत महमूद। डॉक्टर साहिबा अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी मैडम, आप प्लीज स्टार्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक, मुश्ताक, इमरान और मेरे काबिल उस्ताद एहतराम मेरे उस्ताद मुर्शद सरगमदानी। मैं किस तरह से आप सबका शुक्रिया अदा करूं कि आपने जिस कदर खूबसूरती से मेरा तारुफ कराया। शायद मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन आप सब ने मुझे ये बावर कराया कि शायद मैं इसी काबिल हूं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है आप सब में। सबसे पहले तो मैं इस बात का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों के पास वक्त का एहतराम है, और जो लोग वक्त का एहतराम करते हैं वक्त उनका भी एहतराम करता है। अब मैं अपने सामईन जो इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी इतनी कीमती वक्त निकाल कर मुझको सुनने के लिए जो है यहाँ पर आपने कोशिश की है। दोस्तों, टॉपिक है एडिक्शन। ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब एमबीबीएस किया था उसके बाद मैंने सर्जरी की, गायनी की, मेंटल हेल्थ किया, और मैंने अपने लिए परमानेंट प्रोफेशन में जो चुना वो एडिक्शन को चुना। आप सोच रहे होंगे क्यों? वजह इसकी ये है कि एडिक्शन इज ए होलिस्टिक अप्रोच। जब हम किसी मरीज को देखते हैं और उसका इलाज करते हैं तो हम सिर्फ एडिक्शन नहीं देख रहे होते, हम वो सारा उसके पीछे जो खानदान उसके लिए रो रहा होता है, जो आने वाला वक्त उसको पुकार रहा होता है, वो हम सब सुन रहे होते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इस बात को कि एडिक्शन को ट्रीट करना एज ए होलिस्टिक अप्रोच है, मैं इस चीज को भी साबित कर सकूं। तो एडिक्शन क्या है, सबसे अहम बात ये जानने की है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये ऐसे ही लत इसको लग गई, ऐसे ये हो गया। कुछ भी ऐसे नहीं होता दोस्तों, कुछ भी ऐसे नहीं होता। एडिक्शन जो है वो एक क्रॉनिक ब्रेन डिजीज है। इसको अमेरिकन डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मेंटल हेल्थ ऑफ 5 जो एक नया क्राइटेरिया आया है मेंटल हेल्थ के DSM-5 जिसको हम कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मेंटल हेल्थ ऑफ DSM। सो ये इसके मुताबिक ब्रेन डिजीज है। ये मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रेन डिजीज क्यों है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे कि ये क्रॉनिक ब्रेन डिजीज है जिसके अंदर 3 चीजें आपको याद रखनी है, जो यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने डॉक्टर्स जो पढ़ने के लिए आते हैं,
उनको और आसानी से समझाने के लिए मैं सबसे ये कहती हूँ कि 3M याद करें, 3M। ड्रग्स 3M की बात है। 3M में क्या चीज है? फर्स्ट इज मूड, सेकेंड इज मोटिवेशन, नंबर 3 इज मेमोरी। सो ड्रग्स जो है इन 3 चीजों पर एक्ट करती है और इन 3 बुनियादी चीजों के खराब होने को हम क्रॉनिक ब्रेन डिजीज कहते हैं, जो ड्रग्स की वजह से होती है। यह सबसे आसान और मुझे सबसे बेहतर डेफिनेशन लगती है कि मूड, मोटिवेशन और मेमोरी पर जो है ये डिजीज ड्रग्स इसके ऊपर असर करती हैं। अब ये है सवाल कि ड्रग्स का टॉपिक इतना अहम क्यों है? दोस्तों, ड्रग्स पूरे वर्ल्ड में 5.5% कॉमन है, यानी कि अगर 7 अरब की दुनिया है, इसमें 5.5% एडिक्टेड लोग हैं, जिनमें खास तौर पे कैनबिस, जिसको हम चर्स, गांजा और भंग कहते हैं, उसका नशा कॉमन है। सेकंड, कोकेन का नशा बहुत कॉमन है। अगर हम इंडिया का रेशो देखें तो अर्बन एरियाज में 6.9 इन 1000 पीपल, 6.9 पीपल 1000 लोगों के अंदर पाए जाएंगे, और 7.3 इन 1000 इन रूरल एरियाज में एडिक्शन इज कॉमन। अब आप ये देखिए कि अगर हम ये फर्ज करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है, तो इसमें अल्कोहल, जो लेटेस्ट जो नंबर्स है मैं आपको बता रही हूँ कि वो 62.5 मिलियन लोग अल्कोहल के असरात में हैं, यानी कि अब्यूज, एडिक्शन आप कह लीजिए, आसान सा लफ्ज, ठीक है। 8.75 मिलियन कैनबिस, यानी कि चर्स, गांजा या भांग, इसका नशा करते हैं। अब हम आते हैं ओपिएट्स की तरफ। ओपियम, जिसको हम हेरोइन भी कहते हैं, इसके मैं आपको आगे चलकर तफसील से बताऊंगी कि इसमें और कौन कौन सी चीजें आएंगी। इसमें इसके 2 मिलियन लोग इस हेरोइन के नशे का शिकार हैं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये जिसके अंदर डायजेपैम जैसी दवाइयां जो है इसमें आती हैं, बार्बिटूरेट्स आती हैं, और इसके अलावा ऐसी एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक्स और मेडिसिन जिसके अंदर बेंजो यानी कि वेलियम की थोड़े से रिसेप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसमें शामिल है। इसमें 0.6 मिलियन लोग इसका नशा करते हैं। अब मैं पाकिस्तान को देखती हूँ। पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो 8 मिलियन लोग इस वक्त नशा कर रहे हैं। इनमें सरफहरिस्त अगेन चर्स, गांजा और भांग है, और कोकेन दूसरे नंबर पे आता है। तो अल्कोहल चूंकि पाकिस्तान में बैन है, इसलिए अल्कोहल टॉप में नहीं आता जैसे कि इंडिया में है। तो दोस्तों, ये आप स्टैटिस्टिक देख सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टैटिस्टिक मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोर्टेलिटी रेशो, जिसकी वजह से एडिक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और मैं हर जगह पे इसका जिक्र करती हूँ कि आप ये देखिए कि इस वक्त 2 तरह की हम एडिक्शन में डेथ्स देखते हैं। एक तो प्रीमेच्योर डेथ्स देखते हैं। प्रीमेच्योर डेथ्स हम उसको कहते हैं जो कि बीमारियों की वजह से होती है, यानी कि जो लोग नशा करते हैं उनमें चूंकि वो क्लीन नीडल इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक दूसरे से नीडल शेयर कर लेते हैं, तो इसकी वजह से उनको हेपेटाइटिस सी हो सकता है, उनको HIV हो सकता है, उनको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसके अलावा उनको लंग का कैंसर हो सकता है, उनको लिवर का कैंसर हो सकता है, और ये इस तरह इससे होने वाली जो डेथ्स होती हैं इनको हम प्रीमेच्योर डेथ्स कहते हैं। और ऐसी डेथ्स जो कि ओवरडोज, जो कि एक्सीडेंटल भी हो सकती है और सुसाइडल ओवरडोज भी हो सकती है, उसको हम मैच्योर डेथ्स कहते हैं ड्यू टू ड्रग एडिक्शन। तो इस वक्त ग्लोबली अगर मैं देखूं तो ओवरडोज करने से 11.8 मिलियन डेथ्स पर ईयर होती हैं, जिसमें से पाकिस्तान में 800 डेथ्स एवरी डे होती हैं। 7 मिलियन एडिक्टेड लोगों में 800 लोग रोजाना मर जाते हैं। इसी तरह इंडिया में
30 से 45 साल की उम्र में 2500 लोग ओवरडोज से रोजाना मर जाते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमने आज का टॉपिक क्यों चुना, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हम एडिक्शन के बारे में जिस कदर हो सके अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। तो दोस्तों मैं अब आपको ये बताऊंगी कि आखिर इसकी किस्में कितनी हैं। तो मैं यूजुअली बहुत आसान करके आपको समझाती हूँ कि एडिक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम की जाए। एक तो यूजुअल एडिक्शन है जो कि नॉर्मली सब कर रहे हैं, और एक होती है अनयूजुअल एडिक्शन। मैं आपको यूजुअल एडिक्शन की थोड़ी सी बात करूं तो उसमें आप देखिए, सबसे पहले बल्कि मैं इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम करती हूँ आपकी आसानी के लिए। एक तो सब्सटेंस एडिक्शन है, दूसरी बिहेवियरल एडिक्शन है। सब्सटेंस एडिक्शन में साइको एक्टिव, जिसको हम स्टिमुलेंट कहते हैं, उनकी एडिक्शन आती है, जिसमें कोकेन, क्रिस्टल मेथ, एम्फेटामिन जिसको आमतौर पे आइस कहा जाता है, एक्टसी जिसको हम आजकल MDMA भी कहते हैं, ये है। दूसरा जो कॉलम हम इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे ओपिएट रिलेटेड मेडिसिन आ जाती हैं। इसमें आपकी आती है पैथेटिन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, एमिस्कोंटिन, पेनिडिन 4, न्यूरोफिन प्लस टाइप की मेडिसिन आती है। सो ये ओपिएट रिलेटेड मेडिसिन है। अब ओपियम वाली कौन सी होगी, उसमें आपकी आएगी हेरोइन, और इसको यूजुअली हम एक नाम देते हैं डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स के कॉलम में हेरोइन ऑन द टॉप, फिर बेंजोस यानी कि वेलियम से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी, और अल्कोहल इसमें आ जाएगी। इसका चौथा कॉलम आएगा इनहेलेंट, जिसमें पेट्रोल, क्रोमिंग्स, ग्लू, पेंट, और जो विपिंग क्रीम की जो गैस होती है जो अमूमन आपको मिल जाती है 7-Eleven, आई मीन ये कि ये वो भी इनहेल करने की लोगों को एडिक्शन होती है। इसको हम नैंग्स कहते हैं, NANG नैंग्स। और हमारा आखिरी कॉलम इसके अंदर आता है हेलुसिनोजेंस, जिसमें LSD, मैजिक मशरूम और कैनबिस इसमें आ जाती हैं। ये वो दवाइयां हैं जो इंसान को हेलुसिनेशन उसमें करती हैं। अब बिहेवियर एडिक्शन कौन सी होती है? बिहेवियर एडिक्शन का मतलब ये होता है कि इंसान परसिस्टेंटली, रेपिटेटिवली उसे यूज करता है। तो इसके अंदर यूजुअली DSM-5 क्राइटेरिया ने 2 चीजें रखी हैं। एक तो इसमें उसने रखी है गैम्बलिंग, और दूसरे नंबर पर रखा है इंटरनेट गेमिंग। ये भी एक नशा है जिसको DSM-5 ने रिसेंटली, इट मीन्स के अमेरिकन जो हमारा मेडिकल सोसाइटी है, उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि गैम्बलिंग एंड इंटरनेट गेमिंग इट्स कमिंग अंडर द नेम ऑफ बिहेवियर एडिक्शन। तो ये थी हमारी यूजुअल एडिक्शंस जिसके ऊपर हम रोजाना काम करते हैं। अनयूजुअल एडिक्शंस के अंदर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें शॉपिंग है, एक्सरसाइज है, इसमें ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का मतलब है कि धूप में जो सन टैन करते हैं, कुछ लोग तो स्प्रे भी कर लेते हैं टैन दिखने के लिए। आइस चूइंग है, अब शुगर की लोगों को होती है, हेयर पुलिंग है, सेक्स, टैटूज, ईटिंग हैबिट्स, फूड की एडिक्शन होती है, सर्टेन फूड्स की एडिक्शन हो जाएगी इसमें, और जैसे कि हमने बताया कि गेमिंग वगैरह इसमें शामिल है। तो दोस्तों ये अनयूजुअल है। एक अनयूजुअल एडिक्शन की मैं बात करूंगी जिसकी पेशेंट मैंने भी ठीक की थी। वो थी मेरी पेशेंट को फ्यूनरल अटेंड करने की आदत पड़ गई। तो फ्यूनरल की भी एडिक्शन होती है, और फिर मैंने बहुत रिसर्च किया फ्यूनरल के ऊपर कि फ्यूनरल की एडिक्शन का इलाज जो है वो कैसे होगा। तो दोस्तों जब हम इलाज के खाने में आएंगे कि जब बात करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो फ्यूनरल एडिक्शन भी इसमें शामिल होनी चाहिए, तो वो भी एडिक्शन होती है लोगों को। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या बात है कि एडिक्शन जो है वो लोग करते हैं। क्यों हमारे मुल्क में जो है वो
इतनी एडिक्शन जो है वो कॉमन है कि 800 पीपल रोजाना मर रहे हैं, 2,500 लोग मर रहे हैं, 11.8 मिलियन लोग ग्लोबली जा रहे हैं, ओवरडोज कर रहे हैं, एक्सीडेंटल। वजह इसकी ये है, नंबर 1 वजह, सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह आती है वो है क्यूरोसिटी। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि मैं जब हिस्ट्री मैंने ली अपने पेशेंट्स की, तो तकरीबन जो कम से कम उम्र मुझको मिली है इस ड्रग यूज, निकोटीन, खास तौर पे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल की, वो 7 साल की है। 7 साल से स्मोकिंग शुरू की है। तो रीजन बिहाइंड दैट क्यूरोसिटी नंबर 1 कॉज में आती है कि क्यूरोसिटी है। नंबर 2 इसमें है पीर प्रेशर। ज्यादातर स्पेशली जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, खास तौर पे उन लोगों में पीर प्रेशर होता है कि वो ऐसी संगत में बैठे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं कि वो सब ड्रिंक कर रहे हैं, तो लामुहाला आप कब तक बच्चा जो है या जवान बच्चा जो कि अभी टीनेजर है, वो कितना रेजिस्ट कर सकता है। उसके बाद हम मास मीडिया देखते हैं, आप टीवी देखिए, फिल्म देखिए, गाने देखिए, इन सब में जो हीरो है वो कभी सिगरेट पी रहा होता है, कभी वो शराब नोशी कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। तो ये जो ब्रेन है जो 12-13 साल के या 14-15 साल के, वो उनको हीरो समझते हैं, चूंकि रोल मॉडल है ना। हमारी बदकिस्मती क्या हुई माशरे की कि हमने अपने रोल मॉडल्स बदल लिए। अब पाकिस्तानियों का रोल मॉडल कायदे आज़म नहीं रहे, अल्लामा इकबाल नहीं रहे, हमारा रोल मॉडल जो है वो कोई फिल्म स्टार हो गया है, तो कोई टीवी का स्टार हो गया है। इसी तरह से इंडिया में हुआ, इस तरह से ग्लोबली हुआ है कि हमारे जो रोल मॉडल्स थे वो बदल गए हैं। तो अब रोल मॉडल को आप फॉलो करते हैं, तो कभी एडिडास के जूते पहनते हैं, तो कभी सिगार पीते हैं, तो कभी सिगरेट पीते हैं, तो कभी शराब, तो ऐसा होता है। उसके बाद कोई बच्चा या कोई बड़ा ऐसा होता है जिसकी फैमिली में किसी को ड्रग हैबिट होती है, तो उसके इन्फ्लुएंस में भी एडिक्शन आ जाती है। और कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है, बच्चा क्रॉनिकली डिस्ट्रेस है और स्ट्रेस में है, नौजवान, मैं उनको बच्चा ही कहती हूँ, तो वो सारे के सारे स्ट्रेस में है, तो वो भी जो है वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। फैमिली की सपोर्ट नहीं होती है उनको, अगर कोई मुश्किल में कोई चला गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लोग भी देखे, किसी बच्चे को फाइन हो गया है गाड़ी चलाते हुए, या कोई ट्रेन का कोई फाइन हो गया है, तो घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करे, कितनी मामूली सी बात है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो ड्रग्स लेना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैंने ऐसे भी देखा है, कोई बच्चा कुछ बनना चाहता है, माँ बाप कहते हैं कि नहीं तुमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वो बच्चा जो है वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो फिर वो लोग भी इसी तरह से ड्रग में चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या जवान ऐसे होते हैं जो ऐसी एब्यूसिव फैमिली में रह रहे होते हैं जहाँ पे फिजिकल, इमोशनल, इवन सेक्सुअल अब्यूज बहुत कॉमन होता है, वो बच्चा किसी को बता नहीं पाता, इवन वो जवान किसी को बता नहीं पाता, तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा ऐसे लोग, ऐसे जवान बच्चे, ऐसे टीनेजर्स, अर्ली 20s के बच्चे जो कि ऐसी जगहों पर काम करें, जैसे क्लब्स में काम करते हैं, पब में काम करते हैं, या किसी ऐसी जगहों पर काम करते हैं जैसे जहाँ पेंटिंग होती है, पेंटर्स हैं, जहाँ किसी सर्विस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत कॉमन है उनके लिए कि उनको एडिक्शन हो जाए इनहेलेंट की, जैसे पेट्रोल एडिक्शन है, ग्लू है, पेंट्स है, इस तरह की एडिक्शन वहां पे बहुत कॉमन होती है। अच्छा, कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर ये लाजमी होता है कि वो फौज में जाएं और वॉर को वो एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा ऐसे वॉर जोन्स हर जगह पे आप देख सकते हैं, सीरिया है, शाम है, अफगानिस्तान है, और बहुत सारे इस वक्त जहां जहां पर भी जंग हो रही है, इससे या उससे पहले जंग जहां हुई है, वहां के जो वापस आते हैं तो वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो यूजुअली वॉर के बाद जो वॉर को विटनेस करते हैं, वॉर को करीब से देखते हैं, वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, जख्मियों को देखते हैं, इस तरह के जो
सदमात से गुजरते हैं, इस तरह के जो ट्रॉमा से गुजरते हैं, ऐसे लोग भी बहुत जल्दी एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। अब ऐसे बच्चे भी, खास तौर पे मेरे पास बहुत सारे ऐसे नौजवान या अर्ली 20s, इवन 30s में भी, 40s में भी लोग आते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने पहला नशा कब किया था, तो वो ये बताते हैं कि उनको कुछ आवाजें आती थी, और मैंने घर वालों को बताया या किसी डॉक्टर को बताया कुछ, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद उसने अपने दोस्त से बात की, तो उसने कहा कि तुम चरस पियो, चरस पीने से सारे गम दूर हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती है। तो ये जो कैनबिस आप शुरू में, तो यूजुअली पैटर्न क्या होता है कि स्मोकिंग पहले, उसके बाद अल्कोहल, फिर उसके बाद कैनबिस के बाद वो कोकेन का नशा करते हैं, कोकेन के बाद आइस आती है, आइस के बाद हेरोइन लेना शुरू कर देते हैं। ये यूजुअल पैटर्न है ड्रग यूज का, जिसको मैं रोजाना मैं अपने पेशेंट्स को देखती हूँ। तो जिन लोगों को आवाजें आती हैं, उनको मेंटल इलनेस होती है। अब मेंटल इलनेस स्किज़ोफ्रेनिया जो है, जिसमें आवाजें आती हैं, या बाइपोलर है, या इवन समटाइम्स साइकोटिक डिप्रेशन में आवाजें आती हैं, तो उनकी एज जो है 15 से 25 साल है, जो कि ये कॉमन एज है जिसमें किसी भी बच्चे को किसी भी खानदान में कहीं किसी भी जगह पर जो है उनको आवाजें आ सकती हैं। तो जब भी कोई बच्चा आपको ऐसी कोई बात बोले, तो प्लीज एज ए पेरेंट, एज ए फ्रेंड, या एज ए जो है बहन भाई, आप अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों के, अपने दोस्तों की बात को सुनिए और उनको सही मशवरा दीजिए कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, रादर देन गिव देम कैनबिस। हाँ, तो बेहतर ये कि आप उनको दें। तो मेंटल इलनेस के लोग भी इसे करते हैं। अब हम जब ये दावा करते हैं कि एडिक्शन क्रॉनिक ब्रेन डिजीज है, तो हमको इसकी जरूर जेनेटिक्स पता करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। तो जेनेटिक्स में 40 to 60% ये देखा गया है कि जब ट्विन स्टडी की गई है या एडॉप्शन स्टडी के कंपैरिजन जब हम करते हैं, जब देखा गया है, तो ये मालूम किया गया है कि अल्कोहलिज्म जो है वो फैमिली में रन करता है। अगर किसी का बाप अल्कोहल का एडिक्शन है, तो उसकी अगली नस्ल में उसकी बेटी को होगी। अगर बेटी जब माँ बनेगी, तो उसके बेटे में हो सकती है। ये इस तरह का जो है वो पाया गया है, रिलेशनशिप इसमें पाया गया है कि फैमिलीज में इस तरह से रन करती हैं। इसके अलावा और भी जैसे हेलुसिनोजेंस मैंने आपसे कहा था ना, LSD और मैजिक मशरूम और कैनबिस और MDMA जो लोग यूज करते हैं, उनमें 0.39% जेनेटिक जो है वो पाया गया है कि ये जीन्स में रन करती है, और कोकेन को 0.72% पाया गया है कि ये भी जीन्स में रन करती है। तो और सबसे आखिर में मैं ये कहूंगी कि एक कॉज और भी होती है कि आपको इजी अवेलेबिलिटी है। तो जैसे देखिए, शराब बहुत इजीली अवेलेबल है, खासतौर पे मगरिब के मुल्कों में, जहां से मेरा ताल्लुक है, जहां से सदर हमदानी साहब का ताल्लुक है। तो और यहाँ जो मेरे यहाँ अहबाब बैठे हुए हैं, जिन मुल्कों में आसानी से अवेलेबल है, जैसे इंडिया में आसानी से अवेलेबल है, और भी बहुत सारी जगह हैं, तो वहां इजीली अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं कि हेरोइन बहुत इजीली अवेलेबल है, आइस बहुत इजीली अवेलेबल है, कैनबिस जिसको हम चर्स भंग कहते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। इवन चर्स भंग और गांजा तो आपको जो ये साइयों के डेरे और ये सब कुछ होता है, वहां पर भी आपको बड़ी आसानी से किसी को भी मिल सकती है। बल्कि एक दफा मैंने अपने बेटे से पूछा, मैं एज ए माँ, हमको जो है, जो भी यहाँ पे माएँ हैं, उनको अपने बच्चों पे बड़ी कड़ी नजर रखनी चाहिए। तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ, तो मुझे बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, मुझे बताएं। मैंने कहा क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि ये जो आप बाहर निकले, तो हर तीसरा बंदा जो है ना, वो ये पुड़िया टाइप की चीज जो है ना, वो बेच रहा होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और अपने साथियों और अपने दोस्तों पे भी। मैं आपको ये बताती चलूं, जब हम मेंटल हेल्थ का एग्जाम देते हैं, या कोई भी मास्टर जो हम करते हैं अपनी स्पेशलिटी किसी भी उसमें, हमारी मेडिसिन में, तो एक क्वेश्चन जरूर होता है कि अगर आपका कोई साथी ऑपरेशन रूम में आया है और उसने, आपको लग रहा है कि उसने नशा किया हुआ है, उसने शराब पी है या कुछ भी किया हुआ है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है?
تو ایک بہت اہم سوال ہے. تو یہ سوال میں آپ کے ساتھ بھی چھوڑ رہی ہوں کہ آپ کو اپنے دوستوں سے پر نظر رکھنی ہے کہ اگر خدا نہ کرے آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو آپ کو یہ میں نے بتا دیا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈکشن کی سٹیجز کون کون سی ہوتی ہیں, سائنس سمپٹمز کیا کیا ہوتے ہیں, وہ ہم سٹیجز میں ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو رول آف برین بتاؤں کہ ایڈکشن میں برین کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ برین کی ڈیزیز ہے. تو میں آپ کو کچھ تھوڑا سا میں آئیڈیا دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جو ہمارا برین ہوتا ہے نا, سر آپ کو بال نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر بال کو ہم ہٹائیں تو نیچے جو ہے وہ جلد آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے نیچے اسکل آتی ہے. اسکل جو ہے, اسکل میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں, 8 بون سے اسکل بنتی ہے. اور اس اسکل کے بعد جو فیس ہے ہمارا, اس میں 7 ہڈیوں کا پیر ہے, یعنی کہ 14 ہڈیاں ٹوگیدر ہے. جیسے گال کے اوپر جو ہے ہڈی ہے وہ, اور یہ جو ہمارے نیچے جو بناتی ہے وہ جب ہم اس پہ بات کریں گے تو میں آپ کو تفصیل اس کی بتاؤں گی, لیکن میں آپ کو نارمل بتا رہی ہوں. تو اسکل میں کی 8 ہڈیاں ہیں. پھر ہم نیچے جاتے ہیں تو میمبرینز آتی ہیں جو کہ برین کو ایک تو جو فلوئڈ ہوتا ہے اس سے وہ موئسچرائز کرتی ہیں, اور ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ ایک ویکیوم کریٹ کرتی ہیں بٹوین اسکل اور برین. ورنہ تو برین کا اگر پریشر جب زیادہ ہو تو اس کو ٹھک کر کے لگے گا نا اس کے ساتھ جا کے, تو ایسا نہیں ہوتا. تو برین جو ہمارا ہے اس کو دیکھیں, اس کو ہم ایک سپرفیشل برین, اب میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. سپرفیشل برین اور اس کے اندر ڈیپ سٹرکچر ہوتا ہے, اس کی بات کریں, ٹھیک. تو سپرفیشل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ماتھے کے پیچھے ہے وہ فرنٹل لوب ہے, ٹھیک ہے. لوب میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں نا. فرنٹل لوب ہے جو ہمارا ٹیمپل ہے, وہ ٹیمپورل لوبز ہو جائیں گے. اور جو اوپر ہے نا بالکل سر کے اوپر جس کراؤن ہم کہیں گے وہ پیرائٹل لوبز آ جائیں گے. اور بالکل جس کو گدی کہتے ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ آکسیپیٹل لوب آ جائے گا. یہ ہم نے لوب میں اس کو کر لیا. اب ہم ہر لوب کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ سٹرکچرز ملتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم ایک ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سٹرکچر جو کہ مڈ برین کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں. لمبک سسٹم کا یوں تو لمبک سسٹم میں بہت سارے جو ہے نا اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی ہیں. جیسے ہائپوتھیلمس ہے, امیگڈیلا ہے, ہپوکیمپس ہے, سیپٹل نیوکلیائی, سنگلیٹ گارس, اس طرح سے بہت ساری اور چیزیں جس میں خاص طور پہ پوٹامین اینڈ کارڈیٹ نیوکلس کمبس, یہ سارے نیوکلس اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. یہ سارا لمبک سسٹم کہلاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اس سے بھی ہم اس کو شارٹ ڈاؤن کر کے ایک اور حصہ نکالتے ہیں جس کو ہم ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں. ایڈکشن میں ریوارڈ سسٹم کام کرتا ہے. اسی کا سارا جو میں نے کہا تھا نا موٹیویشن, میموری اور موڈ جو ہے یہ اسی ریوارڈ سسٹم کی بدولت ہوتا ہے. تو ریوارڈ سسٹم میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا ہے جو کہ ہائپوتھیلمس اور امگڈیلا کا ایریا ہے. اب ہائپوتھیلمس ہمارا ٹیمپریچر, بلڈ پریشر سب کچھ کنٹرول کرتا ہے. امگڈیلا ہمارا موڈ جو ہے وہ دیکھتا ہے. نیوکلس کمبس ہے امگڈیلا, اور اس کے ان سب کا تعلق پری فرنٹل کارٹیکس کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم نے آگے چل کر کیا کرنا ہے. تو میں اب آپ کو تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ آخر یہ سب کچھ جو ہے کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. تو یہ جو ہمارا جو ریوارڈ جو سسٹم ہے یہ 3 طرح کے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیمیکلز ہم کو دیتا ہے. نیورو ٹرانسمیٹر جس کو ہم کہتے ہیں نا, برین کیمیکلز آپ کہہ لیجیے آسانی سے سمجھنے کے لیے, کہ وہ جو ہے وہ جو اس میں جو ہے وہ I mean کہ 3
केमिकल्स जो है वो निकलते हैं जो कि हमारी कंट्रोल करते हैं हमारे पूरे एडिक्शन सिस्टम को। तो जिसमें मैंने आपको बताया ना कि जैसे हाइपोथैलेमस जो है वो फूड और ऑक्सीजन और सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इस तरह से और जो हमारा जो प्री फ्रंटल मोटर कॉर्टेक्स है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो इन सब के लिए हमें केमिकल्स चाहिए जो कि सेल टू सेल जाके करंट पास करें और बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डोपामाइन जो कि हैप्पी हार्मोन हम कहते हैं, डोपामाइन को, सेरोटोनिन को, इन सबको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। ये इनके बेसिक हार्मोन्स होते हैं जो कि रिवॉर्ड सिस्टम से जो है वो निकलते हैं। जो डोपामाइन कंट्रोल करता है हमारे मूड, स्लीप, लर्निंग, मसल मूवमेंट्स और मसल के जो ऑल्टरनेट मूवमेंट्स किस तरह से हमने करनी है, वो हमारी अलर्टनेस, ब्लड फ्लो और यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करता है। तो डोपामाइन जब ज्यादा हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कौन से साइन सिम्टम आ सकते हैं। हम क्या हम कर सकते हैं। डेफिनेटली ओवर प्लेजर हो जाएंगे, ओवर अलर्टनेस ज्यादा हो जाएगी तो हम सो नहीं सकेंगे। मसल मूवमेंट ज्यादा होंगी तो हम एग्रेशन में चले जाएंगे। अलर्टनेस ज्यादा होगी तब भी नहीं सो सकेंगे। ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और यूरिन आउटपुट जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा हार्मोन जो है वो सेरोटोनिन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जाहिर के ब्रेन में होता है, लेकिन 90% हमारी गट में स्टोर होता है। उसको कहते हैं एंट्रोक्रोमोफिन सेल्स होते हैं जो कि हमारी गट में होते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाता है जो कि हमारी बाल मूवमेंट को रेगुलेट करता होगा। आपने देखा होगा ना, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो भी हम बाथरूम के लिए भागते हैं, कुछ पेट में कहते हैं ना गुड़ सा हो रहा है और जब हम बहुत उदास होते हैं तब भी हमको ये हालत होती है। और रेगुलेट करता है हमारे बाउल मूवमेंट को, जैसे मैंने आपको बताया। और स्लीप वेक साइकिल भी इसी की वजह से होता है। जैसे कि अगर सेरोटोनिन बहुत ज्यादा है तो हमको नींद नहीं आती है, बहुत कम है तो बहुत ज्यादा सोते हैं। तो डिप्रेशन के अंदर ये हार्मोन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एपेटाइट मेटाबॉलिज्म में काम करता है, कॉग्निशन, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। हार्मोन जो है वो एक्टिवेशन जो इससे होती है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करता है। सो ये दोनों जो है डोपामाइन और सेरोटोनिन ये इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के। ये कभी तो एक साथ काम करते हैं किसी जो ड्रग्स में, और कभी ये अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपको कि कोकेन और कोई आइस ले रहा है तो उसमें डोपामाइन इतनी हाई हो जाती है कि सेरोटोनिन उसका इतना साथ नहीं दे पाती है, और उस वजह से जो है सेरोटोनिन जो है वो का लेवल जो है वो कम हो जाता है। यूजुअली सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल जब एक साथ कम होता है तो यूजुअली हमारी जो एपेटाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह से इन दोनों का जो ताल्लुक है वो गैबा रिसेप्टर से होता है। चूंकि बेंजो की एडिक्शन भी होती है, अल्कोहल की एडिक्शन होती है, ये गैबा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। तो इनकी भी आपस में जो है वो इंटरेक्शन होता है। गैबा रिसेप्टर्स भी दो तरह के होते हैं, एक्साइटरी होते हैं और इनहिबिटरी होते हैं। अब जो एक्साइटरी होते हैं उसमें आमतौर पे बेंजो, अल्कोहल और बार्बिटरेट्स आ जाती हैं। और इसी यही वजह है कि अल्कोहल के पेशेंट्स में जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो हम उनको वेलियम से ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक ही रिसेप्टर्स पे हमने जाना होता है ताकि हम वहां से अल्कोहल निकाल के हम वेलियम दे दें। क्योंकि अल्कोहल हमारे कंट्रोल में नहीं होती कि हम उसको कितना डिक्रीज करके कम करें, लेकिन वेलियम की हम रेजीम बनाते हैं जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी। तो ये जो एक्साइटेबिलिटी जो पैदा करते हैं वो यूजुअली पेशेंट के अंदर एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, बेंजो अल्कोहल अगर आप नॉर्मल अमाउंट को ले रहा होता है तो वो एक्साइट करता है इंसान को, उसमें एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देता है। और लेकिन ऑक्सीडेशन डेफिनेटली होती है, पेशेंट अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है। लेकिन एक बात जो बहुत ही अलार्मिंग होती है ऐसे लोगों में वो डिसइनहिबिशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि
ओवर फेमिलियर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर कोई शख्स अल्कोहल ज्यादा ले लेगा तो वो आपकी रिस्पेक्ट को बलाए ताक रख देगा। बेंसो ज्यादा अगर उसने ले लिया है, तादाद से ज्यादा ले लिया है, जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया उससे ज्यादा ले लिया है, तो वो भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकेगा आपकी, यानी कि वो बाउंड्रीज को तोड़ देगा और उसको फिर जो है अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहेगी। यही वजह है कि जो ड्रग यूजर्स होते हैं उनको जो फैमिली वाले हैं वो अपने घरों में नहीं रहने देते, इसलिए कि उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है, उनको छोटे बड़े की पहचान नहीं होती है, उनको रिश्तों की पहचान नहीं रहती है। तो कोई भी ऐसा हादसा उनके साथ हो सकता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है कि उन सब से बचाने के लिए जो है वो फैमिली वाले इस तरह से करते हैं, लेकिन फैमिली वालों को चाहिए कि वो डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनका इलाज करवाएं। मैं आपसे बात कर रही थी कि बिहेवियरल इफेक्ट्स ड्रग्स की, ये इनकी वजह से डोपामिन, सेरोटोनिन और जो मैंने GABA रिसेप्टर्स के ऊपर जो इंफेक्शंस बताए हैं होते हैं इनसे कि पेशेंट ईट अ लॉट। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग कैनबिस का नशा करते हैं वो एक वक्त आता है कि जब वो हाई होते हैं तो मीठी चीजें बहुत खाते हैं, और ऐसे लोग जो एक चीज का नशा करते हैं वो बाद में जाहिर है कि वो और नशा भी कर सकते हैं। और इन सब के अंदर जो है वो जो बिहेवियरल इफेक्ट्स जितने भी मैंने बताया, सेरोटोनिन और इस सब के इफेक्ट्स जो है वो इलिसिट ड्रग्स की तरफ ज्यादा जाते हैं कि एक ही तरह का इफेक्ट हासिल करने के लिए फिर वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, गैम्बलिंग, और उसके बाद जाहिर है कि एडिक्शन शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि उनको चाहिए कि वो खुश हों तो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, अपनी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लेना शुरू करते हैं, अपने आप को बहुत ब्लिसफुल समझने के लिए भी ड्रग्स ली जाती है, और अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ लोग ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। और वो क्यों करते हैं कि जो ड्रग आप कम अमाउंट में जो भी लेते हैं तो वो उनके अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन और GABA रिसेप्टर्स पे जो GABA रिसेप्टर्स जो एक्साइटेबिलिटी है वो अंडर कंट्रोल रहेगी, इस वजह से तो वो फिर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इनके साइन सिम्टम्स जो हैं इस तरह से होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऐसी ड्रग्स जो कि स्टिमुलेंट होती हैं, जो इंसान को हाई करती हैं, जैसे एक्सटेसी, कोकेन, आइस, MDMA, ये अराउज करती हैं ड्रग्स लेने वाले को। उनके अंदर एंगर, रेज, एग्रेशन, इंक्रीज सेक्स ड्राइव, इन सब के लिए जो है वो ये जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, साइको एक्टिव जिसे हम कहते हैं। और जो डिप्रेसेंट होते हैं जैसे हेरोइन है, बेंजो है, अल्कोहल है, ये उनको बहुत सिरनी उनको लगता है कि वो ब्लिसफुल हो गए हैं, बहुत काम डाउन जो लोग पसंद करते हैं कि उनकी शख्सियत में कामनेस ज्यादा हो, तो वो लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं। और according to the DSM criteria 3 तरह की होता है कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर तरीके से लोग जो है वो ड्रग्स यूज करते हैं। और यहाँ पर फिर अब मैं चाहूंगी कि मैं आपको स्टेजेस बता दूं ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो कि जो स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं। यूजुअली हम स्टेजेस को जो है मैं पर्सनली 8 स्टेजेस रखती हूँ अपनी एडिक्शन के लिए, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर लोग 6 स्टेजेस की बात करते हैं, कुछ लोग 7 की, लेकिन मैं 8 स्टेजेस की बात करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेज, जो कि आपको हैरत होगी कि तकरीबन 3 मिलियन ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा की होती है वो ज्यादातर वो इनिशिएट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जो बच्चा देखा, जो मतलब बड़ा देखा, लेकिन उन्होंने जो मुझे हिस्ट्री दी वो 7 साल से दी है, लेकिन यहाँ पे जो कोट की जा रही है वो 3 मिलियन 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ड्रग का नशा शुरू कर देते हैं, जिनमें 4.9 मिलियन, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अल्कोहल जहां भी कॉमन है वहां पे अल्कोहल होती है, लेकिन यूजुअल पैटर्न जो है वो
सिगरेट स्मोकिंग है, फिर अल्कोहल है, फिर कैनबिस है यानी कि चरस और गांजा है, फिर उसके बाद कोकेन है, फिर उसके बाद आइस है, फिर उसके बाद हेरोइन आती है। अगेन जब इनिशिएट कोई भी यानी कि कोई भी इनिशिएशन के मरहले में होता है ड्रग्स लेने के, तो वही पीर प्रेशर की मैं बात करूंगी, इजी अवेलेबिलिटी की बात करूंगी, या फैमिली अब्यूज होता है। और उस वक्त जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 15 से 25 साल की उम्र में मेंटल इलनेस की बहुत, खासतौर पर डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमन होती है। उसमें एडीएचडी के पेशेंट, और उनके अंदर जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, इन्वायरमेंट उनकी ऐसी है कि वो काम ऐसी जगह पर करते हैं, या उनका बाप नशा करता है, या उनका चाचा नशा करता है, या कोई भी ऐसा शख्स जो इनके अतराफ में रह रहा है वो नशा करता है। तो ये तो इनिशिएशन की स्टेज है। सेकेंड स्टेज आती है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंटल जो स्टेज है वो यूजुअली हम उसको बिंज स्टेज भी कहते हैं। इसमें रेगुलर नशा नहीं कर रहा होता, ड्रग जो एडिक्शन करने वाले वो बिंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो 5 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स, 5 बियर की बोतल या 5 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स के बराबर, यानी कि 10% अल्कोहल जो है वो एक स्टैंडर्ड ड्रिंक कहलाती है। तो ये लोग 5 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज्यादा कम से कम और औरतें 4 से ज्यादा जो है वो ड्रिंक करती हैं 2 घंटों के अंदर, 2 times per week। ये इसकी एक किस्म की समझे कि फॉर्मूला है कि if the man use any alcohol more than 5 standard drink and female more than 4 standard drink in 2 hours, consume in 2 hours 2 times in a week, then हम कहेंगे ये binge drink किया है उसने। ये है एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज होती है। इस तरह से ड्रग्स भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तीसरी स्टेज आती है रेगुलर यूज। रेगुलर यूज में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पेशेंट है ना, इवन तो कि वो अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन वो रेगुलर यूजर होते हैं। कैसे कि वो कहते हैं कि हम वीकेंड्स पे यूज करते हैं, वीकेंड पे हम चर्च लेते हैं, या वीकेंड पे हेरोइन लेते हैं, वीकेंड पे कोई भी ड्रग, अल्कोहल कुछ भी लेते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। या कुछ लोग मुझे ये बताते हैं कि जब वो बोर्ड होते हैं तब वो लेते हैं। अब वो कितनी बार बोर होते हैं ये तो हमें नहीं मालूम। तो जब वो बोर होते हैं तो ये रेगुलर यूजर्स कहलाते हैं। उसके बाद चौथी स्टेज होती है जो कि रिस्की यूज होता है। प्रॉब्लम अब क्रिएट होना शुरू हो गया, यानी कि अब ये प्री कॉन्टेम्पलेट स्टेशन जो है ना वो आ गया। इसमें क्या है कि रिस्क क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है शेयर्ड नीडल्स का, कि जब ये इंजेक्शन एक दूसरे को लगाते, एक ही सिरिंज बार बार यूज की जाती है, उस वक्त जाहिर है कि HIV का रिस्क हो गया, हेपेटाइटिस C का रिस्क है, हेपेटाइटिस B का रिस्क है, या कोई भी जेनेटिक कोई भी ऐसी कोई बीमारी किसी को है, वो उसके दूसरे के लग जाने का जो है, खास तौर पे STDs का रिस्क है यहाँ पर। तो और इसके अलावा वो घर की चीजें भी चुराना शुरू कर देगा, अपनी जो उसकी जो फैमिली की जो मोरल वैल्यूज होती हैं उनको वो ओबे नहीं करेगा। स्कूल खत्म हो जाएगा, कॉलेज में है तो कॉलेज खत्म हो जाएगा, जॉब करता है तो जॉब खत्म हो जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम शुरू हो गया ना। तो इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए, रिलेशनशिप इश्यूज आ गए, उनकी अपनी पर्सनालिटी के इश्यूज आ गए, अब फेलियर ही फेलियर शुरू हो गया ना, और बीमार भी रहने लग गए। लोगों को ऑब्वियस हो गया कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स लेता है, ये कुछ करता है। पांचवी स्टेज जो है वो डिपेंडेंसी स्टेज आ गई है, जिसमें फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस 2 चीजें आती हैं। अब फिजिकल और तीसरी चीज आ जाती है टॉलरेंस। अब देखिए, डिपेंडेंस को जब डिस्क्राइब किया जाता है तो ये डिस्क्राइब किया जाता है कि एक ऐसा शख्स, फर्ज करें कि आज वो पहले उसने स्टार्ट किया 0.25 मिलीग्राम की हेरोइन वो लेना शुरू किया, उसने 1-2 महीने लिया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, ठीक है ना, वो आराम से जा रहा था। फिर उसको लगा कि जो उसको यूफोरिक यानी कि खुशी के और जो ब्लिसफुल के जो कामनेस का इफेक्ट उसे मिलता था, अब 0.25 से नहीं मिल रहा है, तो उसने उसको 0.5 मिलीग्राम इनके हाफ ग्राम कर दिया, इस तरह से 1 ग्राम कर दिया, 2 ग्राम्स कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फिजिकल इफेक्ट्स जो टॉलरेंस है उसकी बढ़ रही है। अब अगर वो नहीं लेगा, यानी कि कोई जो भी नशा करता है जब वो नहीं लेगा तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे।
अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग साइको एक्टिव स्टिमुलेंट्स लेते हैं उनके विड्रॉल्स उसके अपोजिट होंगे। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे हम कोकेन या हम आइस लेते हैं, उसमें क्या होता है, एंगर, एग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, अलर्टनेस, और जो है वो अपने आप को समझता है कि उससे बढ़कर कोई शख्स नहीं दुनिया के अंदर, वो दुनिया का बादशाह है, वो उलट सकता है सब कुछ। जब उसके अंदर जब वो क्रैश कर जाएगा, जब विड्रॉल्स होंगे, तो बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएंगे। उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, उसके अंदर जान नहीं रहेगी, बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा, बिल्कुल उसके अपोजिट होंगे। इसी तरह से अगर कोई हेरोइन जो ले रहा है, जिसको इतना कामिंग इफेक्ट है कि वो सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, जब वो उसको नहीं मिलेगी हेरोइन, तो विड्रॉल्स उसके इस तरह के होंगे कि वो हाइपर अलर्ट हो जाएगा, और उसको उसकी बाउ मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, उसको लैक्रिमेशन होगी, उसको जमाइयां बहुत आएंगी, आंखें, उसके जो पीपल है वो डायलेट हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, यानी कि उसके अपोजिट हो जाएगा उसको। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी अकॉर्डिंग टू दैट होंगे कि वहां पे वो अपने आप को ग्रैंडियोस समझ रहा है, और जैसे ही क्रैश करेगा तो वो जीरो समझेगा, यहाँ पर वो इरिटेबल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम डिटेल में इसको जाए तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके विड्रॉल्स क्या होते हैं, इसके ये एक मोटी सी मैं आपको मिसाल बताती हूँ कि जो स्टिमुलेंट्स हैं वो जब वो विड्रॉल में जाएंगे तो वो बिल्कुल अपने आप को अपोजिट फील करेंगे, और जो डिप्रेसेंट वाली लेते हैं वो उसके अपोजिट महसूस करेंगे। अब हम चलते हैं 6 स्टेज पे, जो कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, यानी कि अब कंप्लीटली जो पर्सन है वो एडिक्टेड की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसके साथ साथ उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे, यानी कि उसको HIV हो सकता है, उसको हेप सी हो सकता है, उसको हार्ट का इश्यू हो सकता है, उसके लिवर बढ़ सकता है, उसको कैंसर हो सकता है, और साइकोलॉजिकली वो इरिटेबल, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कुछ भी उसको हो सकता है। और डेफिनेटली जब वो इतना कुछ करेगा, इतने पैसे कहाँ से लाएगा, तो अब उसका लीगल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया, यानी उसके ऊपर जुर्माने पड़ गए हैं, वो कुछ चीजें चुराते हुए पकड़ा गया है या कुछ भी करता हुआ पकड़ा गया है, तो अब उसके ऊपर लीगल चार्जेस भी आ गए हैं। तो ये फुल फ्लेज एडिक्टेड पर्सन की कहानी हो गई है। अब 7 स्टेज आती है कि हाउ वी कैन हेल्प देम, और हम अपने इस प्रोग्राम की में भी हम पहुंच चुके हैं कि हाउ वी कैन हेल्प देम। तो दोस्तों, यूजुअली मैं जो कोशिश करती हूँ अपने पेशेंट्स की, हम 2 तरह की हम चीजें रखते हैं। मैं साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि हम इसको बायो, साइको, सोशल, लीगल, स्पिरिचुअल, इन 4 लेवल पे हम अपने मरीज को ट्रीट करते हैं। बायो का मतलब होता है कि हम मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन हम उनको देते हैं। साइको का मतलब होता है कि यहाँ पर हम उनके लिए साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। फिर सोशल में क्या, हम उनके एनवायरनमेंट देखते हैं कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लीगल, हम उनकी लीगल साइड को भी देखते हैं कि अगर उनके पास क्या क्या चार्जेस हैं उनके ऊपर लगे हुए, ताकि हम उनकी उस जगह पे भी उनकी मदद कर सकें। स्पिरिचुअल, हम स्पिरिचुअली चुके ऐसे जो एडिक्टेड लोग होते हैं, वो स्पिरिचुअली टूट फूट का शिकार होते हैं, हम वहां पर उनकी हेल्प करते हैं। 8वीं स्टेज है रिकवरी, जिसको रिहैब स्टेज भी कहते हैं। हम उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भिजवा देते हैं ताकि वो सोशल स्किल्स को दोबारा अपना रिटेन कर लें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या दवाइयां इस्तेमाल करते हैं बायो में, यानी कि हमारी जो लोग हेरोइन लेते हैं या ओपिएट रिलेटेड कोई मेडिकल, जैसे पैथेडिन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, एमिस्कॉन्टिन, पैराडिन 4, जो भी इस तरह की जो ओपिएट रिलेटेड और हेरोइन समेत जो भी लेते हैं, हम उनको हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, हम लोग यूज करते हैं मेथाडोन लिक्विड की शक्ल में,
सुबॉक्सन फिल्म, जो कि सबलिंगुअली यानी कि जबान के नीचे एक फिल्म होती है दवाई, इसको हम सुबॉक्सन बुप्रेनोफिन कहते हैं, साथ में लेक्सोन होता है, वो हम देते हैं। और उसी की एक शक्ल आई है विविडाल, ये इंजेक्शन फॉर्म में होता है जो हम सबकुटेनियसली देते, जैसे वो देते हैं ना शुगर की इंसुलिन देते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम उनको देते हैं। और आजकल रिसेंटली अमेरिका और सिडनी और मेरा ख्याल है कि बर्तानिया में भी बहुत पॉपुलर है सब लोग के एक किस्म की जेल का एक छोटा सा एक स्टेम होता है, वो भी हम सबकुटेनियसली रखते हैं। और फिर ऐसे लोगों को हम निक्सॉइड, एक नेलेक्सोन का स्प्रे होता है, वो भी हम उनको देते हैं ताकि घर में अगर उन्होंने हेरोइन ली है, ये हम प्रिवेंशन में भी हम जिक्र कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ बाद में। अब है अल्कोहल। अल्कोहल, जैसे मैंने आपसे बताया कि अल्कोहल का यूजुअली सबसे पहले तो ये कि अल्कोहल का हम डिटॉक्स करते हैं। डिटॉक्स दो तरह से होता है, एक्यूट डिटॉक्स जो कि हम अपनी सर्जरीज में करते हैं, कम्युनिटी में कर सकते हैं, और एक इनपेशेंट डिटॉक्स होता है। फिर उसके बाद हम पेशेंट को रिहैब के तौर पर हम एंटीब्यूस की टैबलेट दे सकते हैं, और साथ हम नेल्टेक्सोन या हम वो दे दें, और या फिर हम साथ उसके फ्लुक्सटीन भी देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि फ्लुक्सटीन हेल्प करती है अल्कोहल, चूंकि ज्यादातर जो डिप्रेस लोग होते हैं वो अल्कोहल यूज करते हैं, और अल्कोहल का जो साइड इफेक्ट भी डिप्रेशन है। तो एक किस्म का विशियस साइकिल है जो लोग अल्कोहल लेते हैं, तो उनके लिए फिर फ्लुक्सटीन इज द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। इसी तरह से जो सिगरेट स्मोक करते हैं, इनको निकोटिन पैच हैं, गम्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम शुरू कराते हैं। चैम्पिक्स भी ले सकते हैं जिनको वो सूट करता है। अच्छा, अब ये तो थी हमारी ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर नीडल स्ट्रिंज प्रोग्राम है, जिसमें हम उनको यानी कि एक फिट पैक होता है जिसमें एक स्ट्रिंज होती है और एक अल्कोहल स्वाब होता है कि आप उस जगह को साफ करके खुद इंजेक्शन, चूंकि वो लगाना पसंद करते हैं, वो खुद लगाते हैं, तो उनके पास क्लीन नीडल्स होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे से शेयर ना करें। एक तो ये प्रोग्राम हम रन करते हैं। दूसरा प्रोग्राम ये है कि हम निक्सॉइड देते हैं जो कि स्प्रे होता है, जैसे नेजल स्प्रे होता है, बिल्कुल इस तरह का स्प्रे होता है। हम उनको देते हैं कि वो या उनका कोई दोस्त, उनका साथी अगर एक्सीडेंटली ओवरडोज हो गया है तो वो जल्दी से उनको देके जो है वो नेलेक्सोन देके, नाक जिसको हम कहते हैं, नार्केन उसके अंदर होता है, वो देके वो उनको रिवाइव कर लें, इससे पहले कि बाद में एम्बुलेंस आती है। यूजुअली देर ना हो जाए ना, पेशेंट बच जाए, बस ये चाहते हैं। जैसे कि ये तो था। और उसके बाद हमारा जो मैं कहती हूँ कि मैं 8वें नंबर पे रिकवरी का प्रोग्राम रखती हूँ। रिकवरी में मैं जो है ज्यादातर हम रिहैबिलिटेशन, पाकिस्तान में इस वक्त 10 से 12 रिहैबिलिटेशन मेरी नजर में है, और इसमें एक खवातीन का रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो कि पिंडी इस्लामाबाद में है, और जिसको डॉक्टर आमिर जो है वो रन करते हैं। वो मेरे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और मैं एनकरीब को अपने यूट्यूब चैनल NNC निकेत नसीम चैनल पर उनको लेकर आऊंगी इंटरव्यू। उनसे जो है मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे लूं। मैं अब आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि जब डोपामिन लेवल हाई होता है तो गैबा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए वो ज्यादातर वो जागते हैं। मैं थोड़ा सा ये भी आपको ब्रेन की वजह से बताना चाह रही थी। डोपामिन, जिन चीजों में डोपामिन जो है वो मैंने बताया था कि आपको VTA वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से रिलीज होता है, और आइस, कोकेन, ओपियम यानी कि केटामिन, निकोटीन, अल्कोहल, बारबिचुरेट्स, बेंजोइल, इन सब में इंक्रीज होता है। और स्टिमुलेंट्स जो भी हैं उनमें भी डोपामिन, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इंक्रीज होता है। और जब डोपामिन इंक्रीज होता है तो उसमें टेस्ट, हंगर, सेक्स, ग्रेटिफिकेशन और जो है उनके उसमें पर्सन की अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी जो है वो कम रह जाती है, और उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों ये था आज का मुकालमा या लेक्चर, आप जो भी कह लीजिए। मैंने कोशिश की है कि मैं आसान लफ्जों में मैं आपको समझा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। एंड इज ओवर टू तारिक नाउ।
جی، بہت بہت شکریہ میڈم، اس میں